दोस्तों नमस्कार सभी को। तो आज ये हमारी भारतीय संविधान की क्लास चौथी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जो भी आगामी परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है उसमें आज ये चौथी क्लास होने वाली है। इसके बाद एक और क्लास आएगी और यहीं से आपको इन्हीं सभी 5 क्लासों से परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों, जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 के सिलेबस में 5 नंबर का भारतीय संविधान पूछा जाता है। उनमें यहीं से प्रश्न देखने को आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। पहला प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए मृत्युदंड, ऑप्शन बी सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड, ऑप्शन सी ऐसे मामलों में दिए गए दंड जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हों, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त डी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि बताइए क्या होगी? राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, कहां से थे? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बिहार से थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन कब तक लगाया जा सकता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह या 3 वर्ष? जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, 3 वर्ष। जो राष्ट्रपति शासन है आपका 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा के 1 वर्ष से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा के 1 वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? कम से कम बता दीजिए। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 2 बार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? जल्दी से बताइए, कितनी हो सकती है लोकसभा में शून्यकाल की अवधि? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 1 घंटा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? बताइए जल्दी से, किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, भारत की संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? जल्दी से बताइए किसका नियंत्रण है? नियंत्रण महालेखा परीक्षक का, भारत के वित्त मंत्री का, अधिकृत मंत्री का, उक्त में से किसी का नहीं? जल्दी से बताइए किसका निगमन है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, उक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता? निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आकलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संसद का सचिवालय, भारतीय संसद का जो सचिवालय होता है, जल्दी से बताइए इसका क्या होगा? ये सरकार के स्वतंत्र है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, प्रश्न उत्तर सत्र होता है शून्यकाल का जो अर्थ है राजनीति में, प्रश्न उत्तर सत्र इसको कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन डी राइट आंसर, मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, मीरा कुमार। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार, ऑप्शन ए जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। तो यही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज का सर्वप्रथम सिफारिश की? दोस्तों फिर वही प्रश्न आ गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? कितनी है? तो कुल स्थायी स्थानों का 1/3 है कुल स्थानों का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? जल्दी से बताइए। नागालैंड इसका आंसर हो जाएगा, नागालैंड पंचायती राज संस्था नहीं है नागालैंड में। आगे बढ़ते हैं। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। कहां किया गया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर, राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज एक व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है? जल्दी से बताइए। पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, स्थानीय स्तर पर स्वशासन की और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पहला और तीसरा। क्योंकि जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था है वो स्थानीय स्तर पर स्वशासन की है और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की है। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल्दी से बताइए। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है?
लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना, यही इसका उद्देश्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? जल्दी से बताइए। तो अनुच्छेद 43 इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कार्यक्रम सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ पे शुरू हुआ? जल्दी से बताइए। तो राजस्थान और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई। ये आप याद रखेंगे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई। आगे बढ़ते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए। तो ये आपकी पंचायती राज से है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 11वीं सूची। और 12वीं आपकी नगर निगम से संबंधित है, याद रखेंगे दोस्तों। और 10वीं आपकी दल बदल कानून से। आगे बढ़ते हैं। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, तो इसका आंसर बताइए जल्दी से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पंचायती राज संस्थाओं में भारतीय में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। आगे बात करें ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? ग्राम सभा का अभिप्राय है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? बताइए जल्दी से। तृणमूल लोकतंत्र से कौन संबंधित है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर। पंचायती राज पद्धति तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। राज्य वित्त आयोग है, क्या है राज्य वित्त आयोग? एक संवैधानिक संस्था है दोस्तों, संवैधानिक संस्था है राज्य वित्त आयोग। संवैधानिक संस्था है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दे दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतरराज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत क्या है? अंतरराज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत क्या है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। संवैधानिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो शिक्षा दोस्तों राइट आंसर है समवर्ती सूची में। आगे वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकता है उल्लिखित है। तो समवर्ती सूची इसका राइट आंसर होगा, जिसमें दोस्तों केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, वो समवर्ती सूची में उल्लिखित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए। तो जो अनुच्छेद 249 है आपका राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 249 ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है दोस्तों, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, नीति आयोग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो एक ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नीति आयोग संविधानेतर संस्था है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान की सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन सा कानून बना सकता है? संविधान की सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? जल्दी से बताइए। संसद इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, संसद कानून बना सकती है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? जल्दी से बताइए। तो ये आपकी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही है? संघ लोक सेवा आयोग एक क्या है? जो संघ लोक सेवा आयोग आपका यूपीएससी क्या है? आपका एक संवैधानिक संगठन है दोस्तों, याद रखेंगे संवैधानिक संगठन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है? तो ये आपका विधिक अधिकार है, एक अधिनियम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी राइट आंसर, विधिक अधिकार। आगे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? जो मुख्य चुनाव आयुक्त है भारत का, उसको किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है दोस्तों। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा। आगे बढ़ते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध निर्वाचन सुधारों से है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, निर्वाचन सुधारों से। आगे राष्ट्रीय मतदाता दिवस राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? जल्दी से बताइए। सर्वाधिक बोलने वाले कौन है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।